A very good evening, everyone. Am I audible? Before we start our lecture, please first confirm audio and video is clear to everyone. Yes, Saurabh. So that we will proceed with our lecture. In today's lecture or in today's class, we are going to cover your last week's current affair from 7th April to 12th April. ठीक है? 7 से 12 तक के हम एग्री के करंट अफेयर विच आर रिलेवेंट फॉर योर एग्जाम वी विल गोइंग टू कवर दिस. सो दिस ईयर अगर आप देखेंगे, सॉरी नॉट दिस ईयर, दिस वीक जो एग्री मिनिस्ट्री की, स्पेसिफिकली एग्री मिनिस्ट्री की जो न्यूज़ है वो बहुत कम है, बट अलाइड सेक्टर्स की न्यूज़ बहुत ज़्यादा एंड दे आर वेरी रिलेवेंट फॉर योर प्रिलिम्स एज वेल एज योर मेंस. सो लेट्स स्टार्ट विद द फर्स्ट वन, दैट पैक्स डेयरी एंड फिशरीज. ठीक है, द न्यू पैक्स, ठीक है, न्यू पैक्स फिशरीज, न्यू पैक्स इन डेयरी कोऑपरेटिव फिशरीज, ओके, वर एस्टेब्लिश्ड इन योर ईच एंड एवरी पंचायत. जो गवर्नमेंट ने टारगेट रखा था लाइक लास्ट ईयर कि वी विल एस्टेब्लिश 2 लाख न्यू मल्टीपर्पज पैक्स. अब कुछ पैक्स हैं, आपने देखा होगा, जो पहले से एस्टेब्लिश्ड है, दे आर वर्किंग ओनली फॉर अ स्पेसिफिक सेक्टर, लाइक दे आर ओनली वर्किंग टूवर्ड्स योर लाइक दैट एग्रीकल्चर सेक्टर, या सिर्फ डेयरी के लिए काम कर रही है, या फिर दे आर ओनली वर्किंग टूवर्ड्स योर fishery sector. So this is not so here the government want to develop or want to establish 2 lakh multi-purpose packs. ठीक है, ये जो 2 लाख multi-purpose packs establish करने का टारगेट रखा था, इसकी क्या अचीवमेंट्स हुई हैं and why they have established them, है ना, and what are the organization, which are the organization which are going to help in the establishment of these 2 lakh कोऑपरेटिव सोसाइटीज, है ना, मल्टीपर्पज पैक्स. तो यहाँ पे कंफ्यूज नहीं होना है कि ये टारगेट मल्टीपर्पज पैक्स के लिए था या सिर्फ आपका पैक्स के लिए था. तो ये जो 2 लाख का टारगेट है, इट इज फॉर द मल्टीपर्पज पैक्स. ठीक है, सो लुक हियर. अब ये जो मल्टीपर्पज पैक्स है, इसको जो एस्टेब्लिशमेंट हुई है, नाबार्ड नोटिफिकेशन विल कम, अभी तो करंट अफेयर कर लो. सो these packs were established थ्रू कन्वर्जेंस ऑफ वेरियस एग्जिस्टिंग स्कीम्स. जो पहले से बहुत सारी स्कीम्स चल रही थी अंडर एग्रीकल्चर मिनिस्ट्री, अंडर योर डिपार्टमेंट ऑफ एग्रीकल्चर, डिपार्टमेंट ऑफ दिस डेयरी फिशरीज, इनके अंडर जो पहले से बहुत सारी स्कीम्स और फंड्स थे, उन सबको कन्वर्ज करके ये पर्टिकुलर स्कीम्स लगाई थी कि वी विल एस्टेब्लिश 2 लाख मल्टीपर्पज पैक्स. तो वो कौन कौन सी स्कीम्स थी जिनको सबमर्ज करके ये एक पर्टिकुलर स्कीम बनाया गया. सो दैट इज योर डेयरी डेवलपमेंट फंड, बिकॉज एस्टेब्लिश करने के लिए फंडिंग तो आनी चाहिए ना कहीं से. सो दैट फंडिंग विल कम फ्रॉम योर डेयरी इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट फंड, नेशनल प्रोग्राम फॉर डेयरी डेवलपमेंट एंड पीएम मत्स्य संपदा योजना, जो इनके अंडर फंड्स थे. ठीक है, वहां पर इन सबको कन्वर्ज करके ये एक पर्टिकुलर स्कीम बनाई गई थी. नाउ दीज पैक्स विल बी एस्टेब्लिश्ड विद द हेल्प ऑफ योर नाबार्ड, National Dairy Development Board, National Fishery Development Board and State and UT. So these are very important for your prelims. ये prelims के लिए बहुत ज़्यादा important है, because in prelims from past few years it is visible कि वो आपको कोई स्कीम दे देंगे and they will ask you कि ये स्कीम किन particular schemes को submerge करके बनाई गई है, या फिर what are the implementing agencies of this particular scheme. ठीक है, दैट्स वाई इट्स वेरी इंपॉर्टेंट, ये याद रखना है, भूलना नहीं है. ये एम पैक्स जो था, कौन सी तीन स्कीम्स को सबमर्ज करके बनाया. व्हाट आर द 3 स्कीम्स हियर? योर डेयरी इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट फंड, नेशनल प्रोग्राम फॉर डेयरी डेवलपमेंट एंड पीएम मत्स्य संपदा योजना. नाउ एस्टेब्लिशमेंट विद द सपोर्ट ऑफ, कैसे इसको एस्टेब्लिश करेंगे? दे विल एस्टेब्लिश them with the help of your NABARD, National Dairy Development Board, National Fisheries Development Board and State and UT. Okay, and why they are establishing them? These newly formed dairy and fishery cooperative societies are set up to modernize. Why they are set up? They want to modernize the infrastructure, agri infrastructure, and to diversify the working areas of these packs. In packs को
एरियाज को डाइवर्सिफाई करना है. अर्लियर द पैक्स वर ओनली वर्किंग इन योर दिस एग्रीकल्चर सेक्टर. ओके, नाउ देयर एरिया आर डाइवर्सिफाइड और उनको किन पर्टिकुलर एरियाज पे काम करने के लिए बोला गया है, दैट दे हैव टू, अब जो इंफ्रास्ट्रक्चर है उसको कैसे वो मॉडर्नाइज करेंगे. दे विल हेल्प टू बिल्ड मिल्क टेस्टिंग लेबोरेटरीज, बल्क मिल्क कूलर्स विल बी देयर. अगर बल्क में मिल्क कूलर्स होंगे, लाइक बहुत लार्ज स्केल के होंगे, देन द फार्मर्स ऑफ दैट विलेज जो डेयरी के अंदर इंडल्ज है, दे विल स्टोर देयर मिल्क एट देयर, उन कूलर्स के अंदर. घर पे तो किसी की इतनी बड़ी फैसिलिटी नहीं होती कि वो एस्टेब्लिश कर सके. ओके, हाँ, वहां से भी वो, तभी तो दैट्स व्हाई दिस इज इंपॉर्टेंट ना, यू हैव टू लर्न ऑल द थ्री. एमसीक्यूज में बच्चे यही तो गड़बड़ करते ना. तो आप बिकॉज योर बेसिक्स आर नॉट क्लियर, यू हैवंट प्रिपेयर्ड वेल फॉर दिस पर्टिकुलर एग्जाम, इसलिए फिर आप कंफ्यूज हो जाते हो. सो क्वेश्चंस को देखकर बस इतना फेथ होना चाहिए कि जितना मैंने पढ़ा है वो ठीक है और मुझे पूरी तरीके से याद है, देन आई विल मार्क दिस आंसर. ओके, सो मिल्क प्रोसेसिंग यूनिट विल बी एस्टेब्लिश. कंस्ट्रक्शन ऑफ बायोफ्लॉक पॉन्ड्स. जो बायोफ्लॉक पॉन्ड्स है ये फिशरीज के लिए है. ओके, दीज बायोफ्लॉक पॉन्ड्स आर like they are like na कि the waste management facilities also there in them, those ponds. बायोफ्लॉक ponds में क्या होता है, आपकी प्रोसेसिंग भी हो रही है और जो फिश वेस्ट आ रहा है वो भी वहीं पर आपका ट्रीट हो रहा है. एंड देयर इज अ ऑक्सीजन, कॉन्टिन्यूअस ऑक्सीजन सप्लाई एज वेल. सो दीज आर योर बायोफ्लॉक टैंक्स एंड वी विल स्टडी देम व्हेन वी विल कवर योर फिशरीज के अंदर, ये आपका आएगा डिटेल में. नाउ फिश किशोक्स, डेवलपमेंट ऑफ हैचरीज फॉर फिशेज. फिशेज के लिए हैचरीज डेवलप की जाएंगी जहां से एग से जो है आपका स्मॉल फिशेज बनती है. नाउ एक्वायरिंग डीप सी फिशिंग वेसल. ठीक है, जैसे जो मछुआरे होते हैं, व्हेन दे गो फॉर द डीप इन द डीप सी फॉर फिशिंग, तो उस टाइम भी क्या है, वो वेसल्स प्रोक्योर करने के लिए भी उनको हेल्प की जाएगी. नाउ अर्लियर द पैक्स आर वर्किंग ऑन ओनली फ्यू सेक्टर्स. जो पैक्स थी वो कुछ सेक्टर्स में ही काम करती थी. बट रिसेंटली गवर्नमेंट, our government want to diversify their area, they want to increase their area. That's why under the packs they have passed the model bylaws for packs. क्यों ये लॉ पास किया गया है? टू डाइवर्सिफाई एंड टू अनेबल देम वर्क इन अदर सेक्टर्स एज वेल. तो करंटली दीज पैक्स कैन वर्क इन 25 इकोनॉमिक एक्टिविटीज. कितने में? अर्लियर दे आर वर्किंग टुवर्ड्स एग्रीकल्चर. एग्रीकल्चर के बाद थोड़ा सा और डाइवर्सिफाई कर दिया, जैसे दे विल स्टार्ट वर्किंग इन योर दिस dairy development and fishery. Now they have further diversified it and they have passed this model bylaw under which these packs can work in 25 other economic activities, or you can say 25 other sectors. So what are the sectors? Dairy, fishery, floriculture. They can set up godowns, means storage में भी कर सकते हैं. They can establish processing units as well. They can work in marketing of agriculture produce, custom hiring centers, then your common service center. They can establish fair price shop and community irrigation. Okay, so currently the packs can work into 25 economic activities by this model bylaw. Okay, and one more thing, जो अब एक डाटा है आपका currently कितनी, हाउ मेनी पैक्स आर एस्टेब्लिश अंडर योर डेयरी एंड फिशरी कोऑपरेटिव. ये जो 2 लाख का टारगेट था, अंडर विच हाउ मेनी पैक्स आर एस्टेब्लिश. सो कितनी पैक्स एस्टेब्लिश की है? 12,957 न्यू पैक्स आर एस्टेब्लिश टिल 27/1/2025. ठीक है, एंड अप्रोक्सीमेटली this much farmers are associated with this. So ये इतना ज़रूरी नहीं है, but this is important and this is very very important because NABARD has a habit of asking the question on the basis of कि भाई कौन सा फर्स्ट है, कौन सा रैंकिंग के बेसिस पर बहुत क्वेश्चंस आते हैं नाबार्ड में. सो अगेन दैट्स व्हाई दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट. स्टेट हैविंग हाईएस्ट नंबर ऑफ न्यूली रजिस्टर्ड एमपैक्स. ये डाटा ये नहीं कहता कि किस स्टेट में सबसे ज़्यादा पैक्स है. इट इज़ आस्किंग कि विच स्टेट इज़ हैविंग द हाईएस्ट नंबर ऑफ न्यूली रजिस्टर्ड पैक. सबसे ज़्यादा न्यूली रजिस्टर्ड पैक कौन से स्टेट में है? तो फर्स्ट जो सबसे ज़्यादा
पैक्स रजिस्टर हुई है, एम पैक्स, दे आर फ्रॉम राजस्थान अप्रोक्सीमेटली 1995. देन आफ्टर दैट उड़ीसा अप्रोक्सीमेटली 1500 एंड देन थर्ड पे है आपका उत्तर प्रदेश, दैट इज 1400. ठीक है, तो दिस इज अगेन वेरी इंपॉर्टेंट, ये याद रखना है और इसमें कंफ्यूज नहीं होना है. If question asks you about which state is having highest number of packs, तो उसका डाटा कुछ अलग होगा, महाराष्ट्र होगा, maybe the answer is that. So here newly formed packs, specifically in your newly formed MPACs, dairy cooperatives and fishery cooperatives. So that is your Rajasthan, after that Odisha, then your Uttar Pradesh. Okay. So next, government pushes for saline aquaculture hubs in Haryana, Punjab, Rajasthan and Uttar Pradesh. ठीक है, government is pushing towards establishing saline aquaculture parks in 4 states. And what are the 4 states? Your Punjab, Haryana, Rajasthan and Uttar Pradesh. सबसे पहले तो एक बार ये समझते हैं saline aquaculture है क्या. Like the area which is salt affected. ठीक है, कोई एरिया ऐसा है जो मेरा सॉल्ट अफेक्ट हो गया है ड्यू टू फॉल्टी एग्रीकल्चर प्रैक्टिस एंड द वाटर देयर इज ऑल्सो बिकमिंग सेलाइन, और इन सम एरियाज नेचुरली भी वाटर जो है बहुत ज़्यादा सॉल्टी होता है और सेलाइन वाटर है. नाउ दे वांट टू यूटिलाइज द पोटेंशियल ऑफ दीज सेलाइन एरिया इन एक्वाकल्चर सेक्टर. ठीक है, एक्वाकल्चर में क्या करें, दे कैन हैव सम फिश फार्मिंग, श्रिम्प फार्मिंग, और जो छोटे छोटे आपके फिश रिलेटेड वाटर रिलेटेड ऑर्गेनिजम्स हैं उनको कल्टीवेट करना है एंड देन सेलिंग इन द मार्केट. सो गवर्नमेंट जो है कहाँ पर पुश करना चाहती है, हरियाणा, पंजाब, राजस्थान एंड उत्तर प्रदेश, बिकॉज फ्यू एरियाज आर अफेक्टेड बाय सेलाइन सॉइल. ओके, और saline water is there, so they want to take the full potential of this area. Okay, अब इसका में किसकी फार्मिंग इज जो दिस इन एक्वाकल्चर व्हाट दे कैन फार्म फिश, मॉलस्क, क्रस्ट्रेशियन एंड एक्वेटिक प्लांट्स. एक्वेटिक प्लांट्स में आपका सीवीड हो गया, ठीक है, क्रस्ट्रेशियंस या लाइक योर ऑयस्टर इज देयर, श्रिम्प इज देयर एंड फिशेस तो है. ठीक है, तो इसके इनके कल्चर को यहाँ पर प्रमोट करना है. व्हाट विल बी द सिग्निफिकेंस ऑफ दैट, इट विल जनरेट योर एम्प्लॉयमेंट एंड इंक्रीज द लाइवलीहुड. ठीक है, लाइवलीहुड को बेटर करेगा एंड इनकम जनरेशन टू द फार्मर एज वेल. नाउ पोटेंशियल टू इंडिया, इंडिया में एक्वाकल्चर फार्मिंग का पोटेंशियल कितना है. सो फर्स्ट गवर्नमेंट हैज आइडेंटिफाइड अप्रोक्सीमेटली 58,000 हेक्टेयर लैंड इन दीज एरिया. ठीक है, कौन से स्टेट में ये 50,000 हेक्टेयर लैंड कितने स्टेट्स में आइडेंटिफाई की है, 4 स्टेट में. एंड व्हाट आर दो स्टेट, हरियाणा, पंजाब, राजस्थान एंड यूपी. ओके, आउट ऑफ दिस 58,000, 2,608 hectare land is currently utilized, means aquaculture farming is there on this much hectare of land in these states, and the states are having the potential of approximately 58,000 hectare कि इतने एरिया पे saline aquaculture हो सकता है. and currently on this much area they are practicing. and सबसे ज़्यादा एरिया जो सेलाइन एक्वाकल्चर के लिए हाईएस्ट एरिया जो है वो किसके पास है, उत्तर प्रदेश के पास है. हाईएस्ट पोटेंशियल, अगर क्वेश्चन पूछा जाए कि विच स्टेट आउट ऑफ दीज स्टेट्स हैव द हाईएस्ट पोटेंशियल फॉर एक्वाकल्चर, देन इट इज योर उत्तर प्रदेश. ओके, नाउ इंडिया जो है श्रिम्प फार्मिंग में, इंडिया इज द सेकेंड लार्जेस्ट ग्लोबल प्रोड्यूसर ऑफ योर श्रिम्प एक्वाकल्चर. श्रिम्प का जो सबसे ज़्यादा प्रोडक्शन हो रहा है, सेकेंड नंबर पे वो कहाँ हो रहा है, इंडिया में हो रहा है. इंडिया इज द सेकेंड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ श्रिम्प एंड they contribute approximately 65% of its सी फूड एक्सपोर्ट. जो हमारी कंट्री से सी फूड का एक्सपोर्ट होता है ना अदर कंट्रीज में, सो श्रिम्प का जो कंट्रीब्यूशन है वो कितना है उस सी फूड एक्सपोर्ट में, योर 65%. ओके, नाउ व्हाट आर द की प्रपोजल्स फॉर टू टैप द पोटेंशियल. जो मिनिस्ट्री ऑफ फिशरी है, मिनिस्ट्री ऑफ फिशरी एंड द स्टेट गवर्नमेंट, दे हैव प्रपोज समथिंग, एस्टेब्लिश नहीं किया है बट स्टिल दे हैव प्रपोज समथिंग टू बिल्ड और टू फर्दर इंक्रीज दिस shrimp aquaculture. So they had said, first of all, raise the unit
कोस्ट ऑफ एक्वाकल्चर ऑपरेशन टू 20 लाख। करंटली ये जो है अराउंड 10 लाख के करीब है। सो दे आर सेइंग कि जो यूनिट कोस्ट है, एक यूनिट को जो कोस्ट पड़ता है उसको फर्दर इंक्रीज कीजिए टू 25 लाख। करंटली इट इज कि it is there that you can do aquaculture farming on only 2 hectare land। अगर कोई फार्मर है and if he is having a potential of 7 hectare area for aquaculture, then it is shed। No, shrimp and prawns are not same। ठीक है, आप गूगल पे उनकी ना इमेज सर्च कर लीजिएगा, then you will find out they both are different। ठीक है, so it earlier and now the limit is 2 hectare कि a farmer can do aquaculture only on 2 hectare of a land। It is proposed that you can that increase the area limit from 2 hectare to 5 hectare। ठीक है, next enhancing subsidy। like when you do the aquaculture farming ना, तो when you make the pond तो आपको एक नीचे पॉलिथीन की लाइनिंग बनानी पड़ती है so that infestation कम से कम हो वहाँ पे। so they want कि provide a subsidy for that polythene lining। and the most important proposal is that they want to establish a integrated aqua park in सिरसा हरियाणा। ठीक है, वो क्या चाहते हैं कि एक इंटीग्रेटेड एक्वा पार्क एस्टेब्लिश किया जाए, कहाँ पर? हरियाणा में। ठीक है, नाउ गवर्नमेंट एंड पोल्ट्री इंडस्ट्री कोलैबोरेटेड टू प्रिवेंट द बर्ड फ्लू। ठीक है, जो हमारी पोल्ट्री इंडस्ट्री है इसमें सबसे द मोस्ट इन्फेस्टेशन विच इज like the most problematic thing is that is a bird flu। ठीक है, पोल्ट्री इंडस्ट्री में जो बर्ड फ्लू है it is the most problematic and it reduces our economic output from this poultry industry and that is your bird flu। and this is from past few years, बहुत कई सालों से, and government is working to reduce the impact of these बर्ड फ्लू, है ना। अब वो कैसे, क्या उन्होंने क्या किया है? सो फर्स्ट ऑफ ऑल द डिपार्टमेंट ऑफ एनिमल हस्बेंड्री एंड डेयरिंग हैव एस्टेब्लिश्ड अ 3-pronged स्ट्रेटजी। उन्होंने 3 स्टेप एक स्ट्रेटजी बताई है टू रिड्यूस द इंसिडेंस ऑफ बर्ड फ्लू इन द पोल्ट्री इंडस्ट्री। सो व्हाट इज दिस स्ट्रेटजी? एंड दे हैव मेड अ स्ट्रिक्ट स्ट्रेटजी कि ये स्ट्रिक्टली इम्प्लीमेंटेड होने चाहिए ये 3 पॉइंट इफ यू आर हैविंग एनी पोल्ट्री फार्म। सो व्हाट इज दिस? दे had and they encompass a strict biosecurity measure where every poultry farm have to register themselves। सबसे पहले तो क्या होगा? हाँ सॉरी, every poultry farm have to take steps for the hygienic practices। वहाँ पर proper hygienic practice होनी चाहिए। farm control of farm access, follow stringent biosecurity policy and to minimize proper cleaning होनी चाहिए so that the risk of infestation can be reduced। means you have to follow all the protocols to establish a poultry farm। next there should be strengthened surveillance, है ना। state areas में होता है ना आपके animal husbandry department which are going to check, हर एक जगह पे जाकर वो चेक करेंगे कि कहाँ पर सारे के सारे स्टेप्स में फॉलो हो रहे हैं नहीं हो रहे। सो दैट शुड बी स्ट्रेंथेंड। जो एनिमल हस्बेंड्री डिपार्टमेंट है हर डिस्ट्रिक्ट्स का, दे हैव टू मेक रेगुलर चेकिंग फॉर दैट। नाउ मैंडेटरी रजिस्ट्रेशन फॉर द पोल्ट्री फार्म। जितने भी पोल्ट्री फार्म है इट वॉज मेड मैंडेटरी टू देम दैट दे हैव टू एस्टेब्लिश, दे हैव टू रजिस्टर्ड देमसेल्फ विद द एग्रीकल्चर एनिमल हस्बेंड्री डिपार्टमेंट विद इन अ मंथ। लाइक इफ आई हैव टू, ये लाइन भी आपकी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, when I want to establish any of the poultry farm, जब मुझे कोई भी poultry farm अगर establish करना है then I have to register that poultry farm within 1 month। और कहाँ पर register करना है? स्टेट के एनिमल हस्बेंड्री डिपार्टमेंट में। ठीक है, the government also has urged to the poultry industry that there should be strict compliance of these directives। and one more thing, एक और स्टेप लिया है, दिस डिपार्टमेंट ऑफ एनिमल हस्बेंड्री हैव परमिटेड टू यूज द वैक्सीन। ठीक है, use of HN-N2 low pathogenic avian influenza vaccine which is developed by ICR NIH SAD भोपाल। सो ये यहाँ से आपका इसका maybe they can ask you the headquarter, maybe they can ask you about the vaccine कि जो वैक्सीन डेवलप किया है ICR NIH SAD ने भोपाल से जो है वो किस पर्टिकुलर बर्ड फ्लू के लिए
डेवलप किया है. सो इट इज डेवलप्ड फॉर द H9N2, H9N2, दैट इज लो पैथोजेनिक एवियन इन्फ्लुएंजा. अब ये एवियन इन्फ्लुएंजा या बर्ड फ्लू है क्या? दिस इज एन अ वायरल इन्फेक्शन. व्हाई आई हैव टेकन दिस स्टैटिक? बिकॉज दे कैन आस्क यू द स्टैटिक क्वेश्चन फ्रॉम हेयर एज वेल, है ना. आपसे एवियन इन्फ्लुएंजा पे पूछ ले क्वेश्चन मे बी. सो व्हाट इज एवियन इन्फ्लुएंजा? एवियन इन्फ्लुएंजा एक वायरल बर्ड फ्लू है. ये एक वायरल डिजीज है. जैसे ह्यूमन बींग में अभी आया था ना कोविड, सिमिलरली लाइक दैट ये भी एक इन्फ्लुएंजा डिजीज है जो बर्ड्स में होती है. एंड इट इज कोज्ड बाय योर टाइप ए वायरस. किसकी वजह से होती है? ये टाइप ए वायरस की वजह से होती है. इफ द क्वेश्चन आस्क बर्ड फ्लू इज अ वायरल डिजीज, बैक्टीरियल डिजीज, फंगल डिजीज, सो योर आंसर शुड बी वायरल डिजीज. ये एक वायरल डिजीज है. एंड नाउ द चांसेस आर इंक्रीज दैट इट कैन ट्रांसफर फ्रॉम ह्यूमन बींग, फ्रॉम बर्ड्स टू अदर एनिमल्स एज वेल एंड ह्यूमन्स एज वेल. ह्यूमन्स तक भी जा सकता है और अदर स्पीसीज में भी ये ट्रांसफर हो सकता है. ओके, H1N1 वो भी अभी बताएंगे, ठीक है. सो what are the types of avian influenza? कौन कौन से टाइप है? बेसिकली वी आर हैविंग टू टाइप ऑफ avian influenza. One is your highly pathogenic avian influenza and the second is low pathogenic avian influenza. If any, अब क्या है, वायरस के स्ट्रेन्स डिफरेंट होते हैं, बहुत सारे डिफरेंट स्ट्रेन्स होते हैं. जैसे जब कोविड आया तो आप लोगों ने देखा होगा ना कि इस बार कोविड इस ओमनिकॉन की वजह से, इस बार इस वायरस की वजह से, इस बार इस वायरस की वजह से. द वायरस गेट म्यूटेटेड इटसेल्फ. वो अपने अंदर कुछ चेंज लाता है एंड इट बिकम मोर इन्फेस्ट, ज़्यादा इन्फेक्शन वो करता है. सो हेयर लाइक दैट कि जब आपका ये जो वायरसेस है व्हेन दे बिकम म्यूटेंट, सो दे डेवलप फर्दर, लाइक दे विल इंक्रीज देयर कैपेसिटी टू इन्फेक्ट दैट बर्ड पॉपुलेशन या इन्फेक्ट दैट पर्टिकुलर ऑर्गेनिज्म. तो उसी बेसिस पर इसका क्लासिफिकेशन किया है. वन इज हाईली पैथोजेनिक एवियन इन्फ्लुएंजा, मीन्स इट इज अ डेडली डिजीज. इफ एनी बर्ड विल सफर फ्रॉम दिस, ठीक है, किसी भी बर्ड को अगर, हाँ, किसी भी बर्ड को अगर आपका ये एवियन इन्फ्लुएंजा हो जाए, हाईली पैथोजेनिक एवियन इन्फ्लुएंजा, दैट इट इज डेडली, मीन्स there will be the death of that particular bird. Second, low pathogenic avian influenza, यहाँ पर इलनेस के साइन नहीं होते हैं एंड देर आर फ्यू और लेस साइंस ऑफ इलनेस एंड डेथ इज वेरी रेयर हेयर. जैसे होता है ना, जुकाम होने से थोड़ी ना डेथ होगी. इसको ऐसे समझ सकते हैं लाइक कॉमन कोल्ड. जुकाम हो गया किसी पर्सन को एंड किसी पर्सन को कोविड हो गया, देन द चांस ऑफ डेथ इज मोर इन कोविड, है ना. कोविड में ज्यादा चांस है, बट कॉमन कोल्ड है तो कॉमन कोल्ड जुकाम होने से डेथ थोड़ी होगी, थोड़े बहुत सिम्टम्स शो होंगे. ओके, सो इट इज लाइक दैट. और जो ये आपका हाईली पैथोजेनिक एवियन इन्फ्लुएंजा जो है, इसका बेस्ट एग्जाम्पल इज योर H5N1. ठीक है, इसका एग्जाम्पल क्या है? H5N1. और जो रिसेंटली अभी आपका जो वैक्सीन डेवलप किया है बाय ICR NIHSD भोपाल, दैट इज डेवलप्ड फॉर दिस लो पैथोजेनिक एवियन इन्फ्लुएंजा. यस, H1N1 इज फ्रॉम इज स्प्रेड फ्रॉम योर पिग्स. वो पिग्स से है. Some essay topics for AICMT. Okay, I'll tell after this class ना, लास्ट में बताती हूँ मैं आपको. Stay tuned. Okay, चलो. So what is the current status? Currently we have discussed what is avian influenza, होता क्या है आपका, and discuss the types of it and what are the government initiative to reduce it. Now let's look here, what is the current status of this avian influenza in this India. So first जो incidence हुआ था avian influenza का, that was visible in 2006 and now from the past few years there is a symptoms of cross transmission also is there. Cross transmission मतलब कि इस सिर्फ पोल्ट्री बर्ड से ही, पहले तो सिर्फ पोल्ट्री बर्ड में था ये इन्फेक्शन, नाउ देयर आर इंक्रीज्ड इंसिडेंस ऑफ स्प्रेडिंग टू अदर स्पीसीज एज वेल, लाइक कैट्स और डॉग्स में भी इसके इन्फेस्टेशन देखे गए हैं फ्रॉम द पोल्ट्री. लाइक देयर आर सम कैट एंड डॉग विच आर लिविंग नियर बाय द पोल्ट्री फार्म. उस पोल्ट्री फार्म में किसी को एवियन इन्फ्लुएंजा हो गया तो दे हैव किल्ड दैट बर्ड और उसको फेंक दिया. सो जो बर्ड और कैट उसके कांटेक्ट में आए, इट इज सीन दैट दे आर ऑल्सो इन्फेक्टेड विद दैट पर्टिकुलर बर्ड फ्लू. ओके, एंड देयर आर चांसेस, देयर आर विजिबल साइंस
और इंसिडेंट्स ऐसे भी विजिबल हुए हैं कि दैट सम टाइम इट इज ट्रांसफरिंग टू ह्यूमन बीइंग एज वेल. सो दैट्स व्हाई इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू रिड्यूस द इंसिडेंस ऑफ दिस बर्ड फ्लू एंड दीज आर डेडली डिजीज. मीन्स अगर एक बार लाइक इफ इन सम पोल्ट्री फार्म ना, अगर किसी पोल्ट्री फार्म में किसी एक बर्ड को हो जाए तो ये बहुत जल्दी स्प्रेड होता है एंड इट विल किल द बर्ड्स. वो बर्ड्स को बहुत जल्दी खत्म कर देता है, उनकी डेथ हो जाती है. ओके, सो this is why we have to conserve them. And the next is that currently in India we are having 6 outbreak zone. हमारे पास currently इंडिया में 6 outbreak zone है जहां पर ये बहुत ज़्यादा है. एंड द स्टेट्स आर झारखंड, तेलंगाना एंड छत्तीसगढ़. इन 3 स्टेट्स में ये सबसे ज़्यादा फैल रही है. एंड द डिपार्टमेंट ऑफ एनिमल हस्बेंड्री, ठीक है, द डिपार्टमेंट ऑफ एनिमल हस्बेंड्री हैज इम्प्लीमेंटेड अ सीरीज. अब इसको कंट्रोल करने के लिए भी कुछ इम्प्लीमेंट किया होगा. रिसेंटली दे हैव गिवन द 3 प्रोलॉन्ग्ड स्ट्रेटेजी. अभी उन्होंने 3 प्रोलॉन्ग्ड स्ट्रेटेजी जो है वो पुट की है. बट अर्लियर क्या करते थे, इफ इन्फेक्शन इज देयर व्हाट विल दे डू. सो फर्स्ट वन इज दैट स्ट्रिक्ट किलिंग, स्ट्रिक्ट डिटेक्शन एंड कलिंग पॉलिसी. मीन्स चेक करो पोल्ट्री फार्म में अगर बर्ड्स इन्फेस्टेड हैं, एक या दो भी बर्ड इन्फेस्टेड है, देन किल देम ऑल. ठीक है, तो स्ट्रिक्ट डिटेक्ट एंड कलिंग पॉलिसी है. कलिंग का मतलब होता है इंटेंशनली किसी एनिमल को मार दिया जाना. ठीक है, एंड इन दैट एरिया, जिस एरिया में या जिस पोल्ट्री फार्म में ये इन्फेस्टेशन दिखाई दिया गया है उस एरिया के 1 किलोमीटर तक आपको डिसइन्फेस्टेशन करना है. ठीक है, उस एरिया को डिसइन्फेक्ट आपने करना है. मीन्स प्रॉपर सैनिटेशन ऑफ दैट एरिया इज नेसेसरी. सो दीज आर द करंट स्टेप विच द डिपार्टमेंट ऑफ एनिमल हस्बेंड्री इज टेकिंग. ठीक है, जस्ट वेट. Okay, what are you saying? Okay, I'll tell you about this essay topics. Good evening, ma'am. Should I target AFO from now only or focus on RBI, NABARD? Working aspirant. Okay, look, if you will prepare for that, देखो AFO में क्या है, you have to prepare like quant English reasoning for the prelims, और वही आपका RBI में भी आएगा एंड नाबार्ड में भी आएगा. तो इफ़ यू वांट टू गिव AFO और RBI नाबार्ड, ये 3 सब्जेक्ट्स तो आपको पढ़ने ही हैं कंपल्सरीली, है ना. नाउ यू कैन स्किप RBI. आप RBI अगर आप एग्री स्टूडेंट्स हो, अगर इफ़ यू आर गिविंग AFO देन डेफिनेटली यू आर एन एग्री स्टूडेंट. सो आई विल सजेस्ट जस्ट स्किप फॉर द RBI बिकॉज उसके लिए थोड़ा फाइनेंस मैनेजमेंट बहुत ज़्यादा चीज़ें पढ़नी पड़ जाएंगी, तो वो फिर सारा मिसमैनेज हो जाएगा. Okay, target AFO along with the NABARD because in both the exam agriculture is same. Okay, बस आपका AFO में थोड़ा static पढ़ना है and I have seen the previous year questions of AFO and NABARD as well. तो बहुत चीज़ें ना repeated है, बस थोड़ा सा आपके कुछ static AFO में आ जाते हैं, वो NABARD में नहीं है, but it's still जो syllabus same है वहाँ से questions repeat होते हैं. अच्छे से एग्रोनॉमी करो, इन डेप्थ अच्छे से पढ़ो दोनों के लिए. इफ़ यू हैव सब्सक्राइब टू द कोर्स देन रेगुलरली आप क्लास अटेंड करो जो 4 से 5 बजे तक होती है. इट विल बी बेनिफिशियल फॉर यू एंड डू. ठीक है, क्वांट इंग्लिश रीजनिंग आपने करना ही है. एग्री आप पढ़ रहे हो, एग्री अभी से प्रिपेयर करके रख दो. क्वांट इंग्लिश रीजनिंग आफ्टर द नोटिफिकेशन यू कैन डू. जब AFO और नाबार्ड की नोटिफिकेशन आए उसके बाद आप प्रिपेयर कर लेना इसके लिए क्वांट इंग्लिश एंड रीजनिंग. Currently you do this, okay, and you are good to go. एग्री पहले प्रिपेयर करके रख लो अपना अभी 2-3 महीने में. लाइक डेली जस्ट टेक आउट द टाइम फॉर 2 to 3 hours, मोर देन सफिशिएंट है. ठीक है, हाँ ये जो डिजीज एनिमल से ह्यूमन बीइंग में फैलती है दे आर कॉल्ड एज योर जूनोटिक डिजीज. नाउ लुक हियर. नाउ सेंट्रल गवर्नमेंट हैज अप्रूव्ड द मॉडर्नाइजेशन. रिसेंटली गवर्नमेंट ने क्या किया है, दे हैड अप्रूव्ड द मॉडर्नाइजेशन ऑफ कमांड एरिया डेवलपमेंट एंड वाटर मैनेजमेंट एज अ सब स्कीम ऑफ प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना फॉर द पीरियड ऑफ 2025 to 2026. रिसेंटली गवर्नमेंट ने मॉडर्नाइजेशन ऑफ द कमांड एरिया डेवलपमेंट एंड वाटर मैनेजमेंट स्कीम्स जो है इसको अप्रूव किया है एंड दिस इज अ पार्ट ऑफ और दिस इज अ सब स्कीम ऑफ विच स्कीम. कौन सी स्कीम का सब स्कीम है, प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना. ये जो आपकी एग्री की स्कीम्स है
उसमें अपडेट कर लेना, एंड इट्स इंपॉर्टेंट क्वेश्चन डेफिनेटली आ सकता है. सो लुक हियर ना, अब इसमें क्या किया है इन्होंने, दे हैव approved the modernization of command area development and water management for the year 25 and 26. और ये किस स्कीम का कंपोनेंट है, प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना. एंड व्हाट वाज द आउटले फॉर इट, कितना आउटले रखा है, 1600 करोड़. ओके, एंड व्हाट आर द ऑब्जेक्टिव एंड एम्स इन दैट, मॉडर्नाइजेशन करना है हमें इरिगेशन वाटर सप्लाई नेटवर्क को फ्रॉम द कैनाल टू द फार्मर फील्ड. ठीक है, कैनाल से लेके फार्मर फील्ड तक हमें इरिगेशन स्ट्रक्चर को मॉडर्नाइज करना है. आफ्टर दैट दे वांट टू improve the back end facility for micro irrigation, like they want to provide micro irrigation facilities to the farmer from the canal to their, like this is the canal, this is the field of the farmer. So यहाँ से यहाँ तक पानी पहुँचाना है. So this line will be completely modernized and they will establish like underground pressurized pipe. ठीक है, underground pressurized pipe will be established फ्रॉम द सोर्स टू द फार्म गेट, सोर्स से लेकर के फार्म गेट तक, लाइक फार्मर का जो भी फार्म गेट होगा वहां तक उनको अवेलेबल कराया जाएगा अप टू 1 हेक्टेयर लैंड. ठीक है, 1 हेक्टेयर तक हम करा देंगे, बाकी आपके पास चाहे 5 हेक्टेयर लैंड है, देन इट विल बी द योर रिस्पॉन्सिबिलिटी, देन यू हैव टू एस्टेब्लिश. अंडरस्टूड ना. देन they will use the supervisory control and data acquisition, like for the implementation and proper surveillance and proper survey of this particular modernization of command area development. What will they do, they will use the supervisory control and data acquisition thing. ठीक है, आपका proper surveys होगा, proper data acquisition होगा, and they will use internet of things. internet of things क्या होती है, like nowadays ना, you have lights in your home, आप अकेले रहते हैं, आप घर की लाइट बंद करना भूल गए, फ्रॉम योर कार और कैब यू विल स्विच ऑफ दैट लाइट फ्रॉम योर फोन. आप ऐड भी आती है ना टीवी में, आप घर जा रहे हैं, गर्मी लग रही है, एसी को आप अपनी कार से ही ऑन कर सकते हैं. सो दीज आर योर इंटरनेट ऑफ थिंग्स. मीन्स ऐसा होगा कि लाइक व्हेन दे विल एस्टेब्लिश दीज मॉडर्नाइज कमांड एरिया डेवलपमेंट, तो किसी पर्सन को वहां जाकर के वाटर सप्लाई ऑन नहीं करनी पड़ेगी. दे विल बी हैविंग अ इंटरनेट ऑफ थिंग्स, वो ऑटोमेटिकली आपकी ऑन हो जाएंगी. ठीक है, सो दे विल बी यूजिंग दीज पर्टिकुलर टेक्नोलॉजीज फॉर दिस मॉडर्नाइजेशन ऑफ दिस माइक्रो इरिगेशन स्कीम. सो व्हाट आर द ऑब्जेक्टिव, इसके ऑब्जेक्टिव्स क्या होंगे. फर्स्ट ऑफ ऑल they want to make this irrigation management sustainable, and they want to establish water user societies. Okay, and these water user societies means a group of, एक गांव में कुछ group of people बनाया जाएगा, they will work for this segment, okay, or in area. So hand holding support means government will support these water user society for the 5 year. पहले 5 साल तक इनको सपोर्ट प्रोवाइड किया जाएगा. Why they want to give support to these water user society, to link them to the farmer produce organization and PACs. ठीक है, ताकि वो अपनी लिंकिंग कर सके पैक्स और एफपीओज के साथ. और जो फार्मर्स हैं इन द रूरल एरिया, इरिगेशन फैसिलिटी वॉज मेड अवेलेबल टू ईच एंड एवरी फार्मर इवन इन योर ड्राई लैंड एरिया. ठीक है, सो दे विल वर्क फॉर दैट. यूथ विल बी एनकरेज टू टेक अप एग्रीकल्चर एंड टू मॉडर्नाइज इरिगेशन मैथड. इनिशियल अप्रूवल ऑफ द पायलट प्रोजेक्ट्स will be first approved for your agroclimatic zones via funding through. ठीक है, आपके जो इनिशियल प्रोजेक्ट्स है वो डिफरेंट एग्रोक्लाइमेटिक जोन्स के अंदर अप्रूव किए जाएंगे, स्पेसिफिकली जो एरिड एंड सेमी एरिड एरिया है. ठीक है, एरिड एंड सेमी एरिड रीजन्स के लिए सबसे पहले अप्रूव किया जाएगा. हाउ दे विल प्रोवाइड फंडिंग टू द स्टेट को फंडिंग प्रोवाइड करके. नेक्स्ट, pilot projects design and strengthening will be there. And one more thing is there, from the next financial year, इस साल आपकी 15th financial year cycle खत्म हो जाए. So for the 16th finance commission, जो 16th finance commission बैठेगा in your April 2026, they are planning to develop a national plan for command area development and water management. ठीक है, they are planning that they will launch this national plan for command area development and water management in April 2026 when the 16th finance commission period begin. ठीक है, next, third BIMSTEC, Bay of Bengal initiative for multi-sectoral, ठीक है, multi-sectoral technical and economic cooperation.
जो बिम्स्टेक की थर्ड एग्रीकल्चर मीटिंग है वो रिसेंटली कहां पर हुई है, काठमांडू नेपाल में हुई है। ओके, सो हु हैव अटेंडेड दिस, किसने अटेंड किया था, आर यूनियन मिनिस्टर ऑफ एग्रीकल्चर शिवराज सिंह चौहान हैव अटेंडेड दिस मीटिंग। और ये कौन सी नंबर की मीटिंग थी, कौन सा एडिशन था, दिस वॉज द थर्ड एडिशन ऑफ दिस मीटिंग। एंड व्हाट आर द प्रपोजल्स, क्या प्रपोजल्स किए उन्होंने, he made a lot of proposals. First of all, the first and important proposal he made that he want to establish BIMSTEC Center of Excellence. He proposed that we should make a BIMSTEC Center of Excellence for Agriculture Cooperation in India. ठीक है, वो चाहते हैं कि एक बिम्स्टेक का एक्सीलेंस सेंटर हो एग्रीकल्चर का, जिसको कहां पर एस्टेब्लिश किया जाए, न्यू दिल्ली और इंडिया में एस्टेब्लिश किया जाए। वाई, for which objectives, to resolve and operationalize various commitments of BIMSTEC, ताकि जो बिम्स्टेक ने एग्रीकल्चर सेक्टर में जो कमिटमेंट कर सकी है की है उसके ऊपर प्रॉपर काम हो सके, एंड प्रॉपर सर्विलेंस शुड बी देयर, एंड और कुछ भी प्रॉब्लम है दैट कैन बी इजीली रिजॉल्व फॉर दैट। नाउ दे ऑल्सो वांट टू फोकस ऑन प्रिसीजन एग्रीकल्चर, दे वांट टू मॉडर्नाइज एग्रीकल्चर इन दिस ऑल दीज बिम्स्टेक कंट्रीज, ताकि वो एक एक्सीलेंस सेंटर होगा तो वी कैन टेक डिसीजन ऑन दैट, एंड वी वांट टू इम्प्रूव एग्रीकल्चर टेक्नोलॉजी बाय अडॉप्टिंग precision agriculture, mitigating climate risk, natural farming, gender equality and artificial intelligence. Okay, and this center will become a platform for sharing knowledge and technologies among the states. ठीक है, states के बीच में जो है हम टेक्नोलॉजी, जो डिफरेंट आपके states हैं, state means the partner countries of this BIMSTEC के बीच में skill sharing of the knowledge will be there. Now Warangal चटपटा चिल्ली गॉट्स GI टैग। ठीक है, वरांगल कहाँ है, तेलंगाना में है। दिस चिल्ली इज ऑल्सो कॉल्ड एज योर टोमेटो चिल्ली। इसको रिसेंटली अभी क्या मिला है, आपका GI टैग मिला है। इट लुक्स लाइक दिस, दिस इज इन अ ब्राइट रेड कलर चिल्ली विच इज इन शेप ऑफ टोमेटो, थोड़ी सी राउंड शेप होती है, एंड इट हैज लो पंजेंसी। लो पंजेंसी मतलब थोड़ी बहुत कम तीखी होती है, तीखी ज्यादा नहीं है। ठीक है, एंड इट इज जनरली यूज्ड फॉर पिकल्स एंड कलरिंग। ठीक है, फूड कलरिंग एजेंट्स के लिए काम होता है। नेक्स्ट इज योर वेम्बूर शिप, जस्ट गिव मी अ मिनट। ओके, वेम्बूर शिप, दिस वेम्बूर शिप इज लोकली नोन एज योर पुट्टू अड्डू। ठीक है, एंड दिस इज फाउंड इन योर तमिलनाडु। कहां पर मिलती है ये, तमिलनाडु में। सो आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है इन योर AFO एंड नाबार्ड एज वेल कि वेम्बूर शिप इज फ्रॉम विच स्टेट, या फिर क्वेश्चन दे देंगे कि पुट्टू अड्डू इज अ वेराइटी ऑफ विच एनिमल। ठीक है, सो this is a ship breed from Tamil Nadu, and these breeds have a some distinctive coat. इनकी जो बॉडी है वो व्हाइट कलर की होती है। ऑन द बॉडी दे हैव स्मॉल ब्राउन कलर्ड पैचेस। ठीक है, डॉटेड पैचेस होते हैं इनकी बॉडी में, एंड दे हैव व्हाइट कलर फर, एंड जनरली दिस शिप ब्रीड इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द लोकल फार्मर्स। वहाँ के जो लोकल फार्मर्स हैं उनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। दिस शिप कॉन्ट्रीब्यूट अ लॉट इन द इकोनॉमी ऑफ दोज फार्मर। बट वाई दिस शिप इज इन न्यूज, दिस शिप इन न्यूज बिकॉज द फार्मर्स देयर हैव अ ग्रेजिंग एरिया, कॉमन ग्रेजिंग एरिया, वहां पर वो इनको लेके जाते हैं, दे विल ग्रेज दैट एरिया एंड दे विल टेक देम होम। नाउ जो वो वहां पर ओपन ग्रेजिंग एरिया है, देयर इज अ प्रोजेक्ट। ठीक है, वहां पर SIP CO2 इंडस्ट्रियल प्रोजेक्ट को क्या मिला है, वहां पे अप्रूवल मिला है, एंड दे आर करंटली नाउ रूनिंग दैट ग्रेजिंग एरिया। वो उस ग्रेजिंग एरिया को खराब कर रहे हैं, एंड दे आर बिल्डिंग देयर इंडस्ट्रियल प्रोजेक्ट, सो इट इज बिकमिंग डिफिकल्ट फॉर द शिप। ठीक है, टू हैव अ ग्रेजिंग एरिया। उनका जो ग्रेजिंग एरिया है इज बिकमिंग एंक्रोच्ड, और देर इज एन एंक्रोचमेंट ऑफ द ग्रेजिंग एरिया ऑफ दिस वेम्बूर शिप ड्यू टू दिस SIP CO2 इंडस्ट्रियल प्रोजेक्ट। ओके, नाउ सिल्क इंडस्ट्री, जस्ट टॉक अबाउट दिस सिल्क इंडस्ट्री। मैम ये सेटिंग में भी आ सकता है
क्या एग्रीकल्चर एग्जाम? वट आर यू सेइंग सुमित? आई एम नॉट गेटिंग वट यू आर सेइंग, कैन यू प्लीज रिपीट इट? चलो नेक्स्ट, the magic of the Indian silk, because Indian silk we are like exporting a lot of agriculture, this silk. So this was a write up which was given about the growth of this silk industry in your PIB. So just have a look on that. First of all, what is silk? Silk is generally basically made from the silkworm से ये बनता है. The silkworm feed on the mulberry. ठीक है, सिल्क है क्या? सिल्कवर्म है क्या? These silkworms are the cocoons of your butterfly, है ना? जब बटरफ्लाई आपकी बनती है, एग ले करती है, एग ले करने के बाद वो मोथ बनेगा, वहां से आपका कोकोन बनेगा, आफ्टर दैट इट विल बिकम बटरफ्लाई. ठीक है, सो दिस इज अ कंप्लीट लाइफ साइकिल ऑफ योर बटरफ्लाई. तो हम क्या करते हैं, कोकोन स्टेज पर हम सिल्क सो लेते हैं, ओके, एंड वी बॉयल देम, उनको बॉयल किया जाता है और उसमें से थ्रेड्स को एक्सट्रैक्ट किया जाता है. अगर आपको प्रोसेसिंग देखनी है तो आप देख लेना. सो दीज सिल्कवर्म्स are used to make this silk fiber. So let's have a look on this silk industry in India. India is currently the second largest producer as well as consumer. We are the second largest producer bhi hum hai, consumer bhi hum hai of the silk. India's raw silk production was increased from 31,906 MT in 2017 to 38,913 MT in 2023-24. ठीक है, सो एंड द प्रोसेस ऑफ सिल्कवर्म, ठीक है, द प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ सिल्क फ्रॉम द सिल्कवर्म इज कॉल्ड एज योर सीरीकल्चर. सीरीकल्चर पे क्वेश्चन आ सकता है, नाबार्ड में भी, एएफओ में भी, दैट व्हाट इज सीरीकल्चर. सीरीकल्चर क्या है? द प्रोसेस ऑफ रियरिंग ऑफ सिल्कवर्म. ठीक है, सिल्कवर्म को रियर करना फॉर मेकिंग योर सिल्क इज कॉल्ड एज योर सीरीकल्चर. अब सीरीकल्चर में क्या होता है? दीज सिल्कवर्म जनरली फीड ऑन मलबरी, ओक, कैस्टर एंड अर्जुन लीव्स. जो इन प्लांट्स की लीव होती है उसके ऊपर ये सिल्कवर्म फीड करते हैं. फीड करते टाइम जो इनकी नेक्स्ट ले, देखो होता क्या है, आई विल जस्ट गिव यू एन अ ब्रीफ आइडिया विद दैट. देखो, दिस इज अ बटरफ्लाई. ठीक है, दिस बटरफ्लाई विल ले एग. ये क्या करेगी? एग ले करेगी. एंड दिस इज योर मलबरी लीव. ठीक है, ये मलबरी लीव पे एग ले करेगी, देन दे विल बिकम सिल्कवर्म एंड दे विल ईट दीज लीव्स. वो इन लीव्स को क्या करेंगे? ईट करेंगे फॉर द न्यूट्रिशन. देन दीज सिल्कवर्म बिकम कोकोन. ये क्या बन जाएंगे? कोकोन. मतलब डोरमेंट स्टेज में चले जाएंगे, अपने ऊपर एक हार्ड कलर कवरिंग बना लेंगे. एंड दिस हार्ड कवरिंग इज हैविंग लॉट ऑफ फाइबर्स, है ना? फिब्रोनिन फाइबर होता है, बहुत फाइबर होता है, थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर. एंड आफ्टर दैट when this cocoon will open, ये cocoon जब वापस से open होगा, it will again be a butterfly. But what we do at this stage, we take these cocoon, boil them. हम boil करते हैं तो ये क्या होता है? जो इस पे fiber है वो loosen up हो जाता है. The fiber become loosen up and that will be converted into thread. उसको thread में convert कर दिया जाता है. ठीक है, so this is the process of your formation of silk from the silkworm. Yes, बिल्कुल सुमित, एग्री स्टैटिक में, लाइक आई एम टेलिंग यू अबाउट दीज ना, लाइक वेम्बूर शिप एंड योर वरांगल चिल्ली एंड इवन इन स्कीम्स एज वेल. स्टैटिक में भी पूछ सकते हैं, करंट अफेयर में भी पूछ सकते हैं. दैट्स व्हाई आई एम कवरिंग ईच एंड एवरीथिंग. सिर्फ आपको हेडिंग नहीं बता रही हूँ. ओके, सो सीरीकल्चर आई हैव टोल्ड दैट. सो दीज आर बेसिकली मेड फ्रॉम योर कोकोन्स. कोकोन्स को फिर फर्दर बॉयल किया जाता है, स्पिन किया जाता है, एंड आफ्टर दैट दे थ्रेड, सिल्क थ्रेड विल बी मेड. एंड आफ्टर द सिल्क थ्रेड, वीवर्स जो होते हैं, बुनकर जो होते हैं, वो क्या करते हैं? उस थ्रेड से क्या बनाते हैं? एक फैब्रिक बना देते हैं. नाउ इकोनॉमिक रोल ऑफ सिल्क डेवलपमेंट इन इंडिया. सो फर्स्ट ऑफ ऑल, सेकेंड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है एंड द लार्जेस्ट, ऑल्सो द लार्जेस्ट कंज्यूमर ऑफ द सिल्क. एंड इन इंडिया, mulberry silk, there are two type of silk generally. One is mulberry silk and the second one is your non mulberry silk. तो जो mulberry silk है is that when silkworm feeds only on mulberry tree. ये उन सिल्कवर्म से बनता है जो सिर्फ मलबरी ट्री पे फीड करते हैं. नाउ नॉन मलबरी सिल्क, नॉन मलबरी सिल्क इज मेड फ्रॉम दो सिल्कवर्म विच फीड ऑन योर ओक, कैस्टर एंड अर्जुन लीव्स. ठीक है, जो इन पे फीड करते हैं, वहां से आपका नॉन मलबरी सिल्क.
तो करंटली सबसे ज्यादा जो मलबरी सिल्क है इंडिया में प्रोड्यूस होता है, दैट इज फ्रॉम कर्नाटका, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, जम्मू कश्मीर एंड वेस्ट बंगाल. एंड नॉन मलबरी सिल्क इज जनरली फ्रॉम योर झारखंड, छत्तीसगढ़, उड़ीसा एंड नॉर्थ इंडियन स्टेट्स. ठीक है, अभी हम देखते हैं कि व्हाट गवर्नमेंट इज डूइंग फॉर प्रमोशन ऑफ दिस सिल्क इंडस्ट्री. सो दे हैव established a scheme that is silk samgra scheme. ये पहले इन्होंने लॉन्च की थी. दिस वाज अ इनिशिएटिव ऑफ गवर्नमेंट इंडिया फॉर इम्प्रूविंग द सेरिकल्चर और सिल्क इंडस्ट्री इन इंडिया. सो इसका जो ऑब्जेक्टिव था वो क्या था? दे वॉन्ट टू स्केल अप द प्रोडक्शन, कि हमें प्रोडक्शन को बढ़ाना है, क्वालिटी इंप्रूव करनी है, एंड प्रोडक्टिविटी ऑफ एग्रीकल्चर विल ऑल्सो बी इम्प्रूव्ड. एंड वी वॉन्ट टू एम्पावर पुअर एंड बैकवर्ड फैमिली. जनरली जो आपकी सिल्कवर्म फार्मिंग में पुअर एंड बैकवर्ड लोग इंडल्ज रहते हैं, सो दे वॉन्ट टू एम्पावर देम एज वेल, उनके भी अपलिफ्टमेंट के लिए काम करना है. सो दैट्स व्हाई दिस स्कीम वाज लॉन्च्ड एंड दिस स्कीम इज हैविंग 4 कॉम्पोनेंट. इस स्कीम में 4 कॉम्पोनेंट थे. वन इज योर रिसर्च एंड डेवलपमेंट, ट्रेनिंग एंड ट्रांसफर ऑफ टेक्नोलॉजी, कि हम रिसर्च एंड डेवलपमेंट को प्रमोट करेंगे, ट्रेनिंग को प्रमोट करेंगे, ट्रांसफर ऑफ टेक्नोलॉजी को. सीड ऑर्गेनाइजेशन मीन्स जो आपके एग्स हैं सिल्कवर्म के, दे विल बी मेड अवेलेबल. कोऑर्डिनेशन एंड मार्केट डेवलपमेंट. एंड लास्ट इज क्वालिटी सर्टिफिकेशन एंड एक्सपोर्ट ब्रांड प्रमोशन. Like if you will made silk, we will help you for export brand promotion and we will give you quality certification system as well. Recently, like in 2021, they have launched Silk Samagra 2. इन्होंने लॉन्च की थी with the budget of 4,679 crore and the timeline of this scheme was 2021 to 2025. Okay, currently under this particular incentive, they want to improve the entire silk production process. They want to improve it from raising the silkworm टू सिल्क फैब्रिक. ठीक है, कि सिल्क वॉर्म को पालने से लेके उसके जो फैब्रिक बन रहे हैं वहां तक वी विल हेल्प यू विद द प्रोडक्शन सिस्टम एंड वी विल इंप्रूव दैट सिस्टम. करेंटली टिल नाउ 1,075 crore rupees are disbursed और provided as a central assistant, जिसने आपका approximately 78,000 लोगों को benefit किया है. ठीक है, फाइनेंशियल सपोर्ट. एंड अंडर दिस स्कीम आंध्र प्रदेश और तेलंगाना गवर्नमेंट को फाइनेंशियल सपोर्ट भी प्रोवाइड की गई है अप टू 72 करोड़ एंड 40 करोड़ फॉर 3 ईयर. कितने सालों के लिए? 3 सालों के लिए, टू हेल्प विद द सिल्क समग्र 2 स्कीम, ताकि वो अपनी स्टेट में इस स्कीम को इम्प्लीमेंट कर सके एंड दे हेल्प इन द प्रोडक्शन, दे हेल्प, दैट शुड हेल्प इन योर सिल्क प्रोसेसिंग इंडस्ट्री, कि वो उसको पूरी की पूरी तरीके से डेवलप कर सके. नाउ देर आर अदर रेस्ट schemes as well which are for the upliftment of silk industry. The first one is your raw material supply scheme. ये जो raw material supply scheme है, it is for the weavers जो fabric बनाते हैं धागे से, उनके लिए है. Under this scheme it was said कि we will provide you the cotton thread or we will not just cotton thread, we will provide you the silk thread or we will provide you the silk at a subsidized rate. ठीक है, हम आपको सब्सिडाइज रेट पर प्रोवाइड करेंगे. वो सब्सिडी चेक कर लेना, दैट इज अप्रोक्सीमेटली आई थिंक 15% सब्सिडी होगी. ओके, सो वी विल प्रोवाइड यू दिस थ्रेड और फैब्रिक हम आपको प्रोवाइड थ्रेड हम आपको प्रोवाइड करेंगे, सिल्क थ्रेड विच यू हैव टू कन्वर्ट इनटू द fabric. Okay, and this scheme was launched in 2021 to 2025 and again as I have told you कि जो हैंडलूम इंडस्ट्रीज हैं या आपके हैंडलूम वीवर्स हैं जो बुनकर है गांव में, उनके लिए ये स्कीम थी कि वी विल मेड यू अवेलेबल दिस सिल्क फाइबर एट अ सब्सिडाइज रेट. तो आप एक बढ़िया क्वालिटी के फैब्रिक बनाओ जिनको हम एक्सपोर्ट भी कर सके. टोटल 230 लाख kg ऑफ yarn हैज बीन सप्लाइड इन द फाइनेंशियल ईयर 2023 में इतना लाख यार्न जो है वो सप्लाई किया गया था. नेक्स्ट स्कीम इज नेशनल हैंडलूम डेवलपमेंट प्रोग्राम. ये जो स्कीम है, दिस वाज लॉन्च्ड इन 2021, अगेन इट्स टाइमलाइन टिल 25 एंड इट एम्स टू सपोर्ट द वीवर. ये भी किसके लिए थी? जो हैंडलूम इंडस्ट्री है या हमारी जो वीवर्स थे उनको प्रमोट करने के लिए, उनको हेल्प करने के लिए इन द फैब्रिक, सिल्क फैब्रिक प्रोडक्शन. अंडर दिस स्कीम रॉ मटेरियल was made available to them and an integrated development was made, integrated chain was established. Like weaver is there, he needs some thread,
सो उसको कनेक्शन किससे किया गया, सिल्क इंडस्ट्री से जहां थ्रेड बन रहा है, एंड ही वॉज ऑल्सो इंटीग्रेटेड विद द फैब्रिक इंडस्ट्री जहां पर फैब्रिक से क्लोथ बन रहे हैं, क्लोथिंग टेक्सटाइल के साथ उसको इंक्लूड किया गया. सो वीवर्स वर द मेन in this scheme and they were integrated to the backward and forward linkages. ठीक है, and in this scheme the support will be provided to the weavers for the raw material design, technology and upgradation of the machineries. ठीक है, and infrastructure was also developed, like you also have heard that about urban hearts will be developed, marketing complex will be developed here, benefiting weavers को बहुत benefit हुआ है इससे, cooperatives को भी इसके अंदर develop किया गया है. So this is your national handloom industry. Now scheme for capacity building in textile sector, दैट इज योर सामर्थ स्कीम. अब ये जो सामर्थ स्कीम है ये कब लॉन्च की गई थी, दिस इज योर लॉन्च्ड इन 2024 not launched, it was extended in your 2024 to 2025 for 2 years with a budget of 495 crore. Okay, to benefit or to train 3 lakh people. Under this scheme, what was the objective, like they want to train people under textile or into weaving के अंदर वो लोगों को train करना चाहती थी so that they can have employment. ओके, सो डिमांड ड्रिवन थी एंड प्लेसमेंट ओरिएंटेड प्रोग्राम था कि वी विल प्रोवाइड यू द ट्रेनिंग एंड वी विल गिव यू द प्लेसमेंट एज वेल. ओके, अंडर इन दिस स्कीम 2 साल के लिए इसको फर्दर एक्सटेंड किया गया था 24 से 25 तक with a budget of 450 crore and they want to train approximately 3 lakh people. Okay, this scheme is completely focused towards skill upliftment in your textile industry or handicraft of handloom or apparel garmenting, silk and jute. So this is all about for this week's currently agriculture current affairs. सो वी विल डिस्कस दिस वीक, जो अभी एक अपकमिंग वीक होगा इसके हम नेक्स्ट सैटरडे को देखते हैं. सो दिस इज ऑल अबाउट फ्रॉम माई साइड. येस एवरीवन, एवरीथिंग क्लियर? सो येस, वन स्टूडेंट हैव आस्क्ड मी अबाउट द essay topics. Like you can prepare for like role of technology in agriculture sector, you can prepare for this as well. Precision farming is there, impact of climate change on agriculture sector, organic farming, these are the current topics. Okay, and post harvest, ठीक है, why there is a high number of post harvest losses in agriculture sector, your supply chain and marketing में what are the problems with the supply chain and marketing in agriculture sector. So you can prepare these essays. Okay, और जो करंट में अभी रिसेंटली जितने भी टॉपिक्स चल रहे हैं मीन्स दे आर मोर देन इनफ. इन्हीं पे डायरेक्ट इनडायरेक्ट जो है पोस्ट हार्वेस्ट इन्हीं पे ही आपके मोस्टली आ सकते हैं. सो थैंक यू सो मच एंड हैव अ नाइस डे. प्लीज रिवाइज दीज करंट अफेयर. ओके, this will be very helpful for your AFO and NABARD exam. Thank you so much and have a nice day.